हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, इन प्रीलिम्स, इन मेंस, इन इंटरव्यू। और जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से कुछ सवाल पूछे गए हैं। और आप सबको पता है कि भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। जब भी मैं आपसे बात करता हूँ आर्टिकल 143 की, तो इस आर्टिकल में एक व्यवस्था की गई है और व्यवस्था ये की गई है कि जो राष्ट्रपति साहब हैं वो राष्ट्रपति साहब सर्वोच्च न्यायालय से कुछ पूछ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, या आप उसको जानते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल 143 के बारे में बता देता हूँ और आर्टिकल 143 के बाद फिर हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं जो पूछे गए हैं और उनमें क्या अधिकारिता है राष्ट्रपति की। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ये देख लीजिए एक न्यूज है और न्यूज ये है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। ये हमारी राष्ट्रपति साहिबा है द्रौपदी मुर्मू, और इनके द्वारा 14 सवाल पूछे गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए डेडलाइन तय करने पर सवाल उठाए। जो डेडलाइन तय की गई है ना, इस डेडलाइन के ऊपर सवाल पूछे हैं कि क्या ये पावर है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूछा है कि संविधान में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर आप कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर जो मामला था, उस मामले में एक वर्डिक्ट दिया था। और वर्डिक्ट क्या दिया कि जो गवर्नर है बिल को बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकता है। 90 डेज की उन्होंने मोहलत दी थी। अगर राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को आरक्षित किया गया है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको उस पर परमिशन देनी है। ऐसी एक वर्डिक्ट दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसी को देखते हुए राष्ट्रपति साहब ने अपनी शक्ति, अपनी पावर का यूज किया आर्टिकल 143 का, और सीधे सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछ लिए। वो सवाल कौन से हैं हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर आपको बता देंगे आर्टिकल 143 के बारे में। बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति को, राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही वर्डिक्ट दिया था और इसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर राष्ट्रपति साहिबा ने सवाल पूछे हैं। वो 14 सवाल कौन से हैं, जरा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि आने वाले अगले एक साल जो भी प्रीलिम्स होगा, जो भी मेंस होगा, जो भी इंटरव्यू होगा, कोई भी पेपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से भर भर के सवाल आएंगे, भर भर के सवाल आने हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई वर्डिक्ट देगा उससे और ज्यादा सवाल आएंगे। तो पॉलिटी वाले बच्चों की बल्ले बल्ले है। आर्टिकल 143 लिख के रख लीजिए, आने वाला है आपके किसी ना किसी पेपर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए समझते हैं। पहला सवाल है कि जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन की बात की गई है कि जब भी कोई बिल है वो गवर्नर के सामने आएगा। आप सबको पता है कि कानून बनने का तरीका क्या है, राज्य विधानमंडल के द्वारा कानून को पास किया जाएगा और कानून पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उस पर साइन करेगा। तो अगर अभी जो अवेलेबल विकल्प है उनकी मैं आपसे बात करूं, पहली स्थिति ये है कि वो राज्यपाल बिल पे साइन करके दे दे, भैया कानून बन गया। दूसरी स्थिति है कि बिल को अपने पास होल्ड करके रख ले, कुछ भी नहीं बोले, बैठा हुआ है दबा के, कोई काम नहीं। अब ये संवैधानिक है या नहीं है ये कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तीसरी स्थिति है कि वो राष्ट्रपति के लिए बिल को आरक्षित कर दे। अब कितनी अवधि के लिए कर सकता है वो बता ही दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। इनकी क्या स्थिति है और ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं, ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जो गवर्नर हैव इफ एनी बिल सेंट टू द गवर्नर। अगर राज्यपाल के पास किसी बिल को भेजा जाता है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है, आप हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। पहला सवाल। दूसरा है, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बने हैं? इज गवर्नर वाइंडिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? क्या जो मंत्रिपरिषद की सलाह है, ये सलाह बाइंडिंग है गवर्नर के लिए, मानना जरूरी है क्या? अब ये भी कौन बताएगा, ये बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय। अभी तक देखो राष्ट्रपति के लिए तो ऐसा है, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने एक प्रोविजन किया कि राष्ट्रपति किसी भी सलाह को, मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस कर सकता है, दोबारा अगर वैसे की वैसी सलाह आती है तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978।
तो इसीलिए राज्यपाल किसी बिल को कितने भी लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता था। अब सर्वोच्च न्यायालय से पूछा है माननीय राष्ट्रपति साहिबा ने कि क्या बंधे हैं या नहीं है, आप इसको भी डिफाइन कीजिए, इस पर भी आप हमको थोड़ा सा बताइए। क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? इट इज पॉसिबल टू चैलेंज गवर्नर डिसीजन इन कोर्ट। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं आप उनको अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, आप उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं तो फिर ये कोर्ट ने वर्डिक्ट कैसे दिया है? मसला वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर का है। सरकार को लग रहा है कि जुडिशरी बहुत शक्तिशाली हो चुकी है और कुछ भी फैसला देती है, इसीलिए राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग करके सरकार ने ये सवाल पूछे हैं सर्वोच्च न्यायालय से कि बताइए आपकी अधिकारिता कहाँ है और हमारी अधिकारिता क्या है। ठीक है, तो तीसरा सवाल बच्चे आपके पास कौन सा है, वो ये है। चौथा है कि क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरीके से रोक सकता है? जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, आर्टिकल 361 क्या उसको प्रोटेक्ट करता है? ये उससे प्रोटेक्ट करता है क्या? आर्टिकल 361 में प्रेसिडेंट और गवर्नर के स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, और वो स्पेशल प्रिविलेजेस क्या है कि आप उन पे कोई भी सिविल केस नहीं चलाओगे, कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा ड्यूरिंग दी पोस्ट। सिविल केस को चलाने के 60 दिन पहले आपको नोटिफाई करना पड़ेगा और वो अपने काम के लिए किसी भी कोर्ट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस तरीके के स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। क्या ये स्पेशल प्रिविलेजेस जो हैं ये जुडिशियल रिव्यू से भी प्रोटेक्ट करते हैं? क्या इनके द्वारा जो काम किए गए हैं उनके जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये अगला सवाल है, आप इस बात को ध्यान रखना। अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? इफ देयर इज नो प्रोविजन टू टाइमलाइन या टाइम लिमिट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाउ कैन जुडिशरी सेट द टाइमलाइन? अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो जुडिशरी कैसे वो टाइमलाइन सेट करती है कि इतने दिनों में राज्यपाल को बिल पे परमिशन देनी ही पड़ेगी? असली मसला तो बेटा यही है। इसी के लिए और सवाल तो सिर्फ ऐसे ही पूछ लिए गए। क्या राष्ट्रपति के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? इट इज पॉसिबल टू चैलेंज वर्डिक्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन कोर्ट। इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? राष्ट्रपति ने जो भी बोला है, जो भी किया है, उसके जो फैसले हैं उन फैसलों को अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 361 इसको प्रोहिबिटेड करता है, इसको प्रतिबंधित करता है। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय इस पे क्या बोलेगा ये देखने में मजा आएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक बहुत बड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी और मुझे ऐसा लगता है कि केशवानंद भारतीवाद 1973 के बाद सबसे लंबा अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो यही होगा जो कि एडवाइजरी यूरिडिक्शन का यूज करेगा सर्वोच्च न्यायालय। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्या है बच्चे? अगला है, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? इट इज मैंडेटरी टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। क्या प्रेसिडेंट के लिए इट इज मैंडेटरी टू प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट? क्या ये अनिवार्य है? अनिवार्य जैसा तो नहीं लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है अभी तक जो आर्टिकल 143 है कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, उसको सलाह देना पड़ता है। आर्टिकल 143 में ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अगला है, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले अदालतों में सुनवाई कर सकता है? इट इज पॉसिबल टू केस टू कोर्ट hearing the decision of governor or president without enforcement। क्या इन्फोर्समेंट होने से पहले इनकी सुनवाई हो सकती है? हो सकती है तो बताइए कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती तो कब तक नहीं हो सकती बताइए? बढ़िया सवाल है, मतलब वैसे तो आप समझ सकते हैं क्यों पूछे गए, पर सवाल काफी अच्छे हैं, काफी लॉजिकल है। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? आर्टिकल 142 इज एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बहुत शक्ति है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास। इसका यूज करके क्या वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? अभी सरकारों के फैसलों को तो बदलता है, विधायिका के फैसलों को तो बदलता है, स्वतः संज्ञान लेता ही लेता है। आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं, इसका प्रयोग कर रहा है। अभी एक दिन पहले ही हमने देखा कि मध्य प्रदेश में एक मंत्री के द्वारा ऊट पटांग बयान दिया गया और उसमें स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो स्वतः संज्ञान ले सकता है, विधायिका के फैसलों को बदल सकता है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के भी बदल सकता है? वो ये पूछना चाह रहे हैं। क्यों पूछना चाह रहे हैं समझिए, क्योंकि पहले ऑर्डिनेंस आएगा और ऑर्डिनेंस आने के बाद फिर कानून बनाएंगे, इसलिए ये चीजें पूछी जा रही है। क्या जो राज्य विधानसभा है, इस राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो सकते हैं? इट इज पॉसिबल टू एनफोर्समेंट ऑफ लॉज without
विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नर। क्या कानून सिर्फ विधानमंडल बना सकता है, सिर्फ विधानसभा बना सकती है? नहीं बना सकती, ये तो प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया है, क्या ही कर सकते हैं। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? इट इज मैंडेटरी टू सेंड द इशू ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू द बेंच ऑफ 5 मेंबर जजेस। 5 मेंबर जजेस क्यों है? आप सबको पता है कि जब भी संविधान से जुड़ा कोई मसला होता है, एक ऑड नंबर में जजेस को चुना जाता है, ऑड नंबर में, जिसके कारण फैसला बहुमत से आ पाए। तो क्या ये जरूरी है? अभी तक तो एक ऐसा ही चला आ रहा है। इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसिटी, और हम कम लोगों के पास भी भेज सकते हैं। सरकार यहाँ भी कुछ अपना तलाश रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाता हो? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस सवाल का जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे कोई आदेश, अच्छा सॉरी वर्तमान का संविधान से मेल नहीं खाएगा, ऐसा नहीं दे सकता, लेकिन कानूनों से ऊपर नीचे हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? अभी आर्टिकल 131 जिसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, उसमें तो ये चीज क्लियर है क्या कि सेंट्रल और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा, कोई हाई कोर्ट नहीं सुलझाएगा। ऐसे ढेर सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं माननीय जो हमारे राष्ट्रपति साहिबा हैं इनके द्वारा, और आर्टिकल 143 इससे पूरे तरीके से रिलेटेड है। यहाँ पर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसमें 2 चीजें लिखी हुई हैं कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस ऑफ इन एनी ऑफ केस विच सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, और सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो कुछ सवाल थे जो पूछे गए हैं सर्वोच्च न्यायालय से माननीय राष्ट्रपति के द्वारा, हमने आपको बताए हैं। आप इसको, आपके फीडबैक हमसे जरूर शेयर करिए, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, सारी चीजें हम डे बाई डे और इम्प्रूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपके लिए हमारे पास है एक बैच, जैसे आप लोग आरंभ बैच के नाम से जान रहे हैं। ये आरंभ मध्य प्रदेश पीएससी लाइफ फाउंडेशन बैच है। आप 2026 के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अभी से बेहतर तरीके से पढ़ाई करें और अपने सपनों को मुकम्मल करें और एक उस लक्ष्य को हासिल करें जो जरूरी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। फिर करते हैं आप सब।